आप हैं श्री वीरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक अगर हम क्षेत्र कहें तो वहाँ आपको सब हर एक कोई जानता है, क्योंकि आपने बड़ा संघर्ष किया है। हम इसके बावजूद चाहते हैं आपके शब्दों में आपका परिचय। मेरा क्या परिचय है। आ, बहुत कम उम्र से ही जी घर में ही संघ और जनसंघ के संस्कार थे। उस विचारधारा में पले बढ़े और स्वाभाविक रूप से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े हुए, चाहे वो आपातकाल का मौका रहा हो जी या जिस पार्टी से मैं संबंधित था उसमें कोई गड़बड़ हुई हो, उसके भी खिलाफ लड़ा। और गर्व की बात तो नहीं है, लेकिन 1990 में पहली बार जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी जनता पार्टी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनसंघ, पुराने जनसंघ की थी, तो वो उसकी पृष्ठभूमि सुंदरलाल पटवा, हुमान सिंह शिवाजी और मैं, उस समय युवा मोर्चा का मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था। तो सियान, जवान और किसान, ये 2500 किलोमीटर की पदयात्रा हुई थी। उसके बाद ही 86 में हुई पदयात्रा और 90 में चुनाव हुए, तो पहली बार जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी। जी जी फिर ये संघर्ष चलता रहा। फिर 2008 में भारतीय जनता पार्टी भी इसी बात पर छोड़ दी जी कि जिन एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर जनसंघ की स्थापना हुई थी, उससे भटक रहे हैं। जी जी और तब उसके बाद एक गोविंदाचार्य की प्रेरणा से स्वाभिमान पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाकर 2014 से एक राजनीतिक दल का काम कर रहे हैं। जी जी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिदृश्य में दो ही पार्टियां हैं मूल रूप से, कांग्रेस और भाजपा। क्या देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ का क्या भविष्य है? लगभग 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, किस दिशा में जा रहा है छत्तीसगढ़? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आपने बात कही कि ध्रुवीकृत राजनीति है छत्तीसगढ़ में। 90% मतदाता भाजपा और कांग्रेस के बीच में बटे हुए हैं। अत्यधिक ध्रुवीकृत राजनीति छत्तीसगढ़ की है और सत्ता में परिवर्तन भी होता रहता है। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस थी, फिर 15 साल भाजपा रही, फिर 5 साल कांग्रेस रही, फिर भाजपा आ गई। तो मेरा ये मानना यह है कि सत्ता में चेहरे बदलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। दलाल वही रहते हैं, दलालों के चेहरे नहीं बदलते। जी जी और कारगुजारियाँ लगभग एक जैसी रहती हैं। जी इसलिए जनता के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता है। जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। जी मैं अभी जिस बात के लिए यहाँ कोरबा आया हूँ, जी ये कांग्रेस के सरकार के समय भी वो बात थी और आज भी वो बात है कि राखड़ आप सब लोगों की बड़ी चिंता है। जी जी तो मुझे एक बार पता लगा आज से 2-3 साल पहले कि एक कंपनी का राखड़ जो है वो वाटर बॉडी में, मतलब नदी के किनारे, तालाब के किनारे डाला जा रहा है, जी जंगल में डाला जा रहा है, उपजाऊ ज़मीन में डाला जा रहा है, खेत की ज़मीन में डाला जा रहा है। और तो और मनरेगा के अंतर्गत जो तालाब खोदे गए थे, इसमें 12,81,000 रुपये लगाया, तो उन तालाबों को भी पाट दिया गया। ओहो, यहाँ मैंने उर्गा थाने में रपट लिखा, मतलब एक आवेदन दिया कि जी, जी। रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट उन्होंने लिखा नहीं। फिर हम उसको हाई कोर्ट भी ले गए। हाई कोर्ट ने पहले तो बड़ी फूफा की और न्याय मित्र 4 वकीलों को नियुक्त लगा हो कर गए। न्याय मित्र आए यहाँ पर। जी। उन्होंने इसका देख करके अपनी रिपोर्ट दी, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। जो बातें हमने कही थी वो अपनी रिपोर्ट में कही, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ढेरिया दिया। अरे अब हम नहीं देखेंगे, पहले तो बोला जी एनजीटी कौन होता है देखने वाला, इसको हम देखेंगे, और बाद में कहा नहीं, तो एनजीटी देखेगा। यहाँ पर जो हमने रिपोर्ट की थी, तो उस रिपोर्ट के 2 साल के बाद
एक इंस्पेक्टर का टेलीफोन आया, कोई खांडे खांडे करके कोई इंस्पेक्टर है, जी कि आप यहाँ बयान देने आइए। मैंने उसको कहा, भाई तुमको इतनी देर बाद ध्यान में आया बयान देने का? और मैं बयान देने नहीं आऊँगा, तुम जिस दिन रायपुर आओगे उस दिन मुझसे बयान ले लेना, क्योंकि मैं इस सिलसिले में कई बार यहाँ आ चुका हूँ। भाई मेरा ही काम थोड़ा, एक आपका भी काम है ये जो कुछ हो रहा है। तो उन्होंने फिर कुछ किया नहीं। उसके बाद इस बात को स्वीकार किया कि अच्छा मैं किसी दिन आऊँगा तो मैं आपसे वहाँ बयान ले लूँगा। फिर कुछ नहीं हुआ तो मैंने आईजी से बात की, तो आईजी ने कुछ यहाँ हड़काया होगा, तो मेरे पास चिट्ठी लिख के भेज दी कि भाई वो तो आए नहीं, सहयोग नहीं किया और ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उसको नस्तीबद्ध करते हैं। ओहो। और एसपी ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। हम्म। रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी कि भाई ये मनरेगा का मामला है, जी तो जब तक जिला पंचायत से नहीं आएगा या सरकार हमको नहीं लिख के देगी तब तक हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मैंने मतलब कहा, भाई, पेंच दर पेंच। हाँ, मैंने कहा अगर कोई अपराध हो रहा है हाँ तो कोई भी नागरिक जो उससे प्रभावित हो या न बिल्कुल। प्रभावित हो, हाँ, हाँ। वो कह सकता है। तो उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो आज मैं उसी सिलसिले में आया हूँ जी, कि जी। आपने चिट्ठी मुझे कैसे लिख दी हाँ हाँ कि इसको नस्तीबद्ध किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वाह। हालत ये हो गई है वाह। कि आप सब लोग, मतलब ये पर्यावरण की चिंता पूरी दुनिया में इस समय हो रही हो है, रही और ये अध्ययन है कि 80 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मर जाते हैं पूरी दुनिया में। 13 लाख का आंकड़ा भारत का है। जी जी इस छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा ये है कि 12 से 13 हज़ार लोग समय से पहले वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, जी जिसमें छोटे बच्चे 5 साल से नीचे वाले बच्चों की ज़्यादा मृत्यु होती है। जी। इतनी बड़ी चिंता को भी पुलिस वाले यूं ही टाल रहे हैं, हाई कोर्ट टाल रहा है। ओह। तो मैं आदरणीय, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कम जानते हैं हम लोग, और शायद लोग भी नहीं जानते होंगे, बहुत संघर्ष किया है आपने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसके बाद जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र तो लगभग समाप्ति की ओर है। जिस प्रकार से 2014 के बाद देश में जिस प्रकार से शासन चलाया जा रहा है, जी आप देखिए जहाँ चुनाव होता है उसके पहले ईडी सीबीआई वहाँ चली जाती है। जी चुनाव के पहले फिर विरोधी दल के नेताओं को जी जी पकड़ लेना, जी जी जेल में डाल देना, जी और कोशिश करना कि चुनाव के दरमियान वो निकल ना पाएँ। अब चुनाव का मतलब लोकतंत्र केवल इतना रह गया है देश में कि चुनाव हो जाते हैं, जी जी लेकिन केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है। जी लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र कहते हैं लोक लिहाज से चलता है। जी चुनाव आयोग के ऊपर आप देखिए रोज इतनी शिकायतें जा रही हैं, वो मुंह बंद करके बैठे हैं, तो कुछ बोलते जी नहीं। जी जी चुनाव में भी गड़बड़ियों की अनेक शिकायतें आ रही हैं। जी आप देखिए जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें एक सूरत तो आप समझिए कि निर्विरोध चुनाव हो गया, कोई नहीं था, सब लोगों ने हटा लिया, निर्विरोध हो जी गया। जी तो 543 सीटें हैं, जी तो एक निकल गई तो बची 542। 42 542 में से 4 सीटें केवल ऐसी थी जी जिसमें जितने मत पड़े उतने ही गिने गए। जी तो ये 5 निकल गई, तो 538 सीटें ऐसी थी जिसमें लगभग 362 सीटें, उसमें जितने वोट गिरे उससे कम गिने गए, और शेष में ज़्यादा गिने गए जितने गिरे। आप देखिए मशीन में अगर वोट जितने गिर गए उतने ही गिने जाने चाहिए, जी जी। लेकिन उसका कोई उत्तर आज तक नहीं है। और उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हाँ, हैं, उनको उन्हीं को दिया जाता है कि आप जवाब दीजिए, आप क्या बोल रहे हो, अगर कोई आपत्ति करते हैं तो। चुनाव आयोग की भाषा भी किसी दल के समर्थक की भाषा दिखाई पड़ती बन चुकी है। जी जी अब उसकी नियुक्ति भी कैसी हुई, अब अपने को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसी नियुक्ति नहीं होना चाहिए जो सरकार के ही लोग हों, उसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होनी चाहिए, हाँ, नेता हाँ। प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, सरकार की भूमिका होनी चाहिए। तो उसने एक निर्देश दिया, उस निर्देश को पलट करके चुनाव के घोषणा के 2 दिन पहले सब काम खेल पूरा हो गया। नियुक्तियां हो गई। जी, और जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह पर एक मंत्री को रख करके 3 लोगों की कमेटी पूरी कर ली और कर लिया। तो ऐसे हालात में
क्या क्या होगा, क्या है भविष्य छत्तीस देखिए हमारे देश का? मुझे देश की जनता पर भरोसा है। आपातकाल में भी आप जानते हैं हम जैसे लोग सब जेल के अंदर थे और बाहर ये वातावरण बनाया गया कि भाई आपातकाल तो बड़ा अच्छा है, समय पर ट्रेनें चलती हैं, लोग दफ्तरों में आ रहे हैं, सब कुछ है। और दिखाया गया कि सब बहुत बढ़िया है। लेकिन जनता ने फिर जवाब दे दिया। जनता एक सीमा तक तो सहती जाती है, लेकिन लोकतंत्र अब लोगों के गहरे तक बैठा हुआ है। इसलिए इस प्रकार की कोशिशें जैसे बांग्लादेश में हो गया वैसा नहीं हो सकता भारत जी में। जी तो जनता की ताकत पर ही भरोसा करना चाहिए और जनता को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी इस चुनाव में भी देखिए, जी एक तरफ तो आप एक देश एक चुनाव कह रहे हैं, जी। हालांकि एक देश एक चुनाव ये नारा भी एकदम गलत है। एक देश एक समय में चुनाव ये होना चाहिए। एक देश एक चुनाव नहीं है ये। भाई लोकसभा का भी चुनाव है, हाँ, विधानसभा का भी चुनाव है, नगरीय बहुत संस्थाओं बढ़िया। का भी चुनाव है और जी, इसका जी। चुनाव। एक देश एक चुनाव नहीं, नहीं। एक देश एक समय में एक साथ चुनाव, वन टाइम। जी एक जी साथ चुनाव में। चलो चलो उसको भी मान लिया। जी जी। इस प्रकार का नारा देने वाले लोग अभी 4 चुनाव हो रहे थे जी जो हमेशा एक साथ होते थे, जी उसमें 2 अलग कर दिया, 2 बाद में किया। जी जी और तो और छोड़िए, वो जो उपचुनाव होने थे जो यहाँ पर 10 उत्तर प्रदेश में जी जी और हमारे यहाँ 1 और बाकी जगह के ऐसे चुनाव थे, वो चुनाव भी आपने उसके साथ नहीं कराए। जी जी। मतलब वहाँ की जनता को प्रतिशत से आपने वंचित किया। वंचित और अभी मुझे एकदम पक्का पता नहीं, आज के अखबार को देखूंगा तो पता लगेगा, शायद अयोध्या की 1 सीट को छोड़ दिया है इन्होंने। जी जी। चुनाव नहीं होगा कर हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर कि उसका मामला कोर्ट में लंबित है। जी जी ऐसा कभी नहीं होता। ये एक नियम है कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा 6 महीने से अधिक खाली नहीं रहना चाहिए। जी लेकिन चूंकि अब उनको हार दिखती है, अयोध्या में हार जाएंगे तो जहाँ पर सारा इनका दांव पर लगा हुआ है, इतना बड़ा राम मंदिर हमने बना दिया, ये सब कर दिया, उसके बाद भी हम हार रहे हैं, तो वो एक विधानसभा शायद वहाँ पर अभी उपचुनाव छोड़ दिया इन्होंने। जी जी तो चुनाव आयोग की भूमिका भी लोकतंत्र के खिलाफ है। जी जी अभी अनेक हाँ, मैं आपको जो कह रहा था, जनता जी। उसका जवाब देती है। आप देखिए 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लद्दाख में अभी भी नहीं हुए, हाँ हाँ। ठीक है। 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और अनुच्छेद 370 हटा दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 पूरी नहीं हटी, उसकी एक धारा हटी है। अनुच्छेद 370 का ढिंढोरा पूरे दुनिया में पीटा आपने कि इसके कारण जम्मू कश्मीर एक हो गया और जम्मू कश्मीर तो स्वर्ग हो गया है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जी और भारतीय जनता पार्टी ने साहस नहीं किया वहाँ पर चुनाव लड़ने का घाटी में। जी जी। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने किया, देखिए इनका कुर्सी के प्रति या सत्ता के प्रति इतना ज़बरदस्त मोह है कि उसके लिए नैतिक अनैतिक, देश के हित और विरोध का कुछ भी चिंता ये करते नहीं। इंजीनियर राशिद, जी जिसने लोकसभा का चुनाव जेल में रहते हुए जीता, जी और वो जेल में भी कहाँ था? तिहाड़ की जेल में था। जी जी उसके अपने चुनाव में आपने उसको प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलने दिया, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में आपको लगा कि वो अगर कुछ सीटें खड़ा करेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया, कोई आपत्ति नहीं की। क्या बात है। और उससे ज़्यादा जिस जमाते इस्लामी को आपने प्रतिबंधित किया वहाँ पर, हाँ हाँ। उसके लोगों को आपने प्रोत्साहित किया कि राशिद के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, ताकि वोटों का बिखराव हो और किसी को बहुमत ना मिले और हम जम्मू में ज़्यादा सीटें लेकर के हम इनके साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। जी जी मतलब आप अपने लाभ के लिए जिसको आतंकी फंडिंग के उसमें राशिद को जेल में डाला, हाँ। उसको चुनावी लाभ के लिए बाहर निकाल लिया। ओहो। जमाते इस्लामी जो प्रतिबंधित है उसको आपने फंडिंग की। ओह। ये जब सब है और धीरे धीरे इसकी कोशिश देखिए आप, एक देश एक चुनाव और
ये इस प्रकार के धंधे केवल इस तरफ है कि हम पूरी राजनीति को, पूरे देश की संस्थाओं को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में कर लें और फिर अपने हिसाब से सारा करें। आप विरोध की गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं आप। अभी चुनाव आयोग का आपने देखा जी। कि जब शिकायतें हुई तो प्रधानमंत्री की कि भाई ये गलत चुनाव में जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं ये उचित नहीं है, तो वो शिकायत की तो उन्होंने चिट्ठी किसको लिखी? जी जी। अध्यक्ष को लिखी। हाँ हाँ। अरे भाई, जिस आदमी के खिलाफ शिकायत हो रही है हाँ हाँ। उसको चिट्ठी ने लिख के भाजपा के अध्यक्ष को लिखी और कांग्रेस के अध्यक्ष को लिखी और कहा कि समझाओ इन लोगों को। हाँ। ये जो है ये जिस दिशा में जा रहा है, स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के लिए कठिन समय है। लेकिन मैंने जो बात कही आपको, इतना सब कुछ होने के बाद भी जम्मू में कम, कश्मीर में वोट प्रतिशत बढ़ा। जी हालांकि कोई ये 2014 में भी चुनाव हुए तो 60% से ज़्यादा वहाँ पर वोट पड़े थे। जी जी। अब ज़्यादा वोट पड़ा तो केवल इसलिए वोट पड़ा कि वो लोगों को बता सके कि तुम्हारी 370 के हटने से हम खुश नहीं हैं, जो आप पूरी दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हो कि खुश हैं। और आप जिस 370 से पूरे देश में चुनाव में अपना वोट मांगते थे, उस 370 का उल्लेख करके आपने कश्मीर में वोट नहीं मांगे और लोगों ने आपको वोट नहीं दिए। जी जी। सब कर लिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले 46 सीटें थी घाटी में और 37 सीटें थी यहाँ। जी जी। इसको आपने यहाँ जनसंख्या कम होने के बावजूद 6 सीट बढ़ा दी जम्मू घाटी में। हाँ हाँ। जम्मू में। हाँ हाँ। और 1 सीट बढ़ाई आपने ताकि वहाँ हमको हाँ, ज़्यादा हाँ, हाँ। समर्थन मिल जाएगा, जी जी जी। तो हमको लाभ हो जाएगा और हम छुटपुट दलों के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। जी जी। लेकिन वहाँ के लोगों ने ध्वस्त किया जी जी। और वोट दे के बताया कि हम जनतंत्र के साथ हैं, हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन, मतलब ठीक इलेक्शन हो, ठीक मतलब स्वच्छ रूप से चुनाव हो और लोकतंत्र की बहाली हो। जी जी। और वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था 370 हटाने के बाद तो ये कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, लेकिन 370 बहाल करने का इनका कहीं मतलब वो तो केंद्र करेगा, ये तो कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर एक जो बात थी कि भाई ये जो राज्य का दर्जा आपने घटा दिया, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, उस राज्य के दर्जे को पुनः प्राप्त करना है, इसलिए वोट लोगों ने किया। जी जी। तो जनतंत्र जनता ही बचाएगी। जी। राजनीतिक दल और विशेष रूप से अब जो पार्टी सत्ता में है वहाँ तो कठिनाई है। जी, वो जी। चाहते ही नहीं, जनतंत्र पर उनका भरोसा भी नहीं। जी जी। आपको हम किन शब्दों में धन्यवाद दें, इतनी गहरी बातें आपने बताई हैं आज। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक और पाठकों को नई जानकारियाँ मिलेंगी, उनकी आँख खुल जाएगी। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर। कृपया इस पर आप प्रकाश डालिए, किस दिशा में जा रही है विष्णुदेव साय सरकार? विष्णुदेव जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।